हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआर वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट पार्ट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वेलकम टू For many centuries, the problem of motion and its causes has puzzled scientists and philosophers. बहुत साल तक ये प्रॉब्लम रहा साइंटिस्ट को, फिलोसोफर्स को, कि मोशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम था. A ball on the ground when given a small hit does not move forever. Such observations suggest that rest is the natural state of an object. एक बॉल को अगर हिट करता है तो वो हमेशा के लिए नहीं चलेगा, वो मूवमेंट हमेशा के लिए नहीं होता है. तो वो लोग समझते थे उस समय कि रेस्ट में एक वस्तु को रहना, यानी एक वस्तु चल के रेस्ट पोजीशन में पहुंचना उसका नेचुरल स्टेट है. रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट, ऐसे समझते थे. ये फिर बाद में गैलीलियो और आइजैक न्यूटन की स्टडी इस सारे सोच को बदल दिया, उनके अंडरस्टैंडिंग, उनके लॉज फिर बाद में आने लगा. इस चैप्टर में हम वह पढ़ेंगे, आइजैक न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और फोर्स क्या है ये सब डिटेल में पढ़ेंगे. आइए देखते हैं. फर्स्टली, व्हाट इज फोर्स? कहा जाएगा पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. तो किसी वस्तु को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं उसे फोर्स कहा जाएगा. फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, क्योंकि इसके आविष्कार और इसके डिटेल्ड स्टडी, उसके अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट सब न्यूटन के द्वारा हुआ था. तो पुश और पुल को फोर्स कहा जाएगा. इस तस्वीर में देख रहे हैं आप, एक लड़का एक ट्रॉली को पुश कर रहा है या फिर एक ड्रॉयर को खींचता है, पुल करता है. तो ये सब फोर्स का उदाहरण है. तो फोर्स पुश करने के लिए, पुल करने के लिए जो चाहिए होता है उसे फोर्स कहा जाएगा. फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन. अब व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स से क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. फर्स्टली, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई रुकी हुई वस्तु जो निश्चल अवस्था में हो, उस वस्तु को चला सकता है. फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. इस फोटो में आप देख रहे हैं, पहला वाले में एक बॉल को हिट करते हैं तो वो चलने लगेगा, मतलब वो पहले रेस्ट पोजीशन में यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, उसको फोर्स दे करके हम लोग चला सकते हैं. दूसरा, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. चलता हुआ एक वस्तु को रोक भी सकता है. अभी एक बॉल आपकी तरफ आ रहा है, सेकंड फिगर में देखिए, एक बॉल आपकी तरफ आ रहा है, उसको आप फोर्स लगा के रोक सकते हैं. तो फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. तो फोर्स दो काम कर सकते हैं. फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. अब तीसरा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. एक वस्तु का स्पीड को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है. तीसरा फिगर में देखिए, एक बॉय एक साइकिल टायर ऐसे चढ़ी से चला रहा है. अगर वो तेज फोर्स देंगे तो वो तेजी से चलने लगेगा. सो फोर्स देकर के किसी वस्तु का स्पीड आप बढ़ा सकते हैं या फिर फोर्स देकर के स्पीड घटा भी सकता है. तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. अब फोर्थ, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक वस्तु का डायरेक्शन बदल सकता है फोर्स से. मान लीजिए क्रिकेट खेल रहा है क्रिकेटर, उनकी तरफ आ रहा है बॉल, उसकी डायरेक्शन कुछ अलग है और बैट से इसको हिट करने के बाद उस बॉल का डायरेक्शन बदल जाता है. सो बॉल का डायरेक्शन कैसे बदला? ये बैट्समैन का फोर्स से बदला. तो फोर्स देकर के एक वस्तु का डायरेक्शन भी आप बदल सकते हैं. आप ही क्रिकेट खेलते होंगे, आपकी तरह एक बॉल आता है तो उसको हिट करने से उसका डायरेक्शन बदल जाएगा. तो फोर्स दे करके एक वस्तु का डायरेक्शन बदल दिया जा सकता है. लास्ट,
फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये लास्ट फिगर में देखिए, उसमें ये फोर्स देने से उस कैन का शेप ही बदल गया है। तो फोर्स दे करके, नहीं तो ये बलून हो, आप उस पर पुश करते हो, दबाते हो, तब उसका शेप बदल जाएगा। तो फोर्स दे करके किसी वस्तु का शेप बदल सकता है। सो कंक्लूड करके बोलेंगे तो व्हाट कैन फोर्स डू, फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, और चलता हुआ एक वस्तु का स्पीड, गति बढ़ा सकता है, और एक वस्तु, चलता हुआ वस्तु यानी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का भी डायरेक्शन बदल सकता है। और लास्ट में फोर्स एक वस्तु का शेप भी बदल दिया जाएगा फोर्स यूज करके। तो फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दो तरह के फोर्स है, बहुत सारे फोर्सेस है। इस चैप्टर में हम लोग सिंपली दो फोर्सेस का डिटेल में पढ़ेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड शब्द आप सुने होंगे, जिसे दो चीज की बराबरी होगा तो बैलेंस्ड है। सीसो खेलते हैं तो सीसो में दोनों तरफ बैलेंस होता है ना, बैलेंस। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन क्या है। ये फोर्स वेयर टू फोर्सेस ऑफ इक्वल साइजेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन ऑपोजिंग डायरेक्शंस इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। अगर एक फोर्स है, इसमें दो फोर्सेस है, ए फोर्स वेयर टू फोर्सेस ऑफ इक्वल साइज, सेम साइज के दो फोर्सेस है, वो इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहा हो, तब उसमें कहा जाएगा बैलेंस्ड फोर्स है। तो मतलब एक वस्तु के ऊपर दोनों तरफ से या फिर चारों तरफ से कितने मतलब हर एंगल से बराबर फोर्स लगता है, तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेंट फोर्स acting on a body is zero, then the force acting on the body is balanced force। ऐसे भी कहा जाएगा एक वस्तु के ऊपर जो रिजल्टिंग फोर्स है, टोटल फोर्स अगर जीरो लग रहा है, तब उसको बैलेंस्ड फोर्स कहा जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो अनबैलेंस्ड फोर्स। ए फोर्स वेयर टू फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिंग डायरेक्शंस ऑन ए बॉडी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन साइज। मतलब एक वस्तु के ऊपर लगने वाले फोर्स अगर बराबर नहीं है, तब अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाएगा। इस वक्त इसके रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब इसको आप अलग तरीके से समझाते हैं। अब देखिए इस तस्वीर में ये दीवार को पुश कर रहा है। दीवार को पुश करने से मतलब ये जो लड़का है वो फोर्स दे रहा है, पर दीवार हटेगा नहीं। दीवार को कितनी भी फोर्स देंगे तो दीवार हटेगा नहीं, क्योंकि दीवार का जो फोर्स है उसके फोर्स के बराबर या फिर उस फोर्स से कम फोर्स ही ये लगा पाएगा। उससे ज्यादा फोर्स देंगे तभी तो ये हटेगा, वो तो नहीं होगा, इसलिए वो अपने जगह से हटता नहीं है। यानी एक डस्टर आपका टेबल पे है, तो वो डस्टर उसी जगह पे इसलिए रहता है कि उसके ऊपर लगने वाले हर तरह से जितनी फोर्स लग रहा है, फोर्स चारों ओर से बराबर लगता है। तो इसमें इस तरह के फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स लगता है, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ऐसे भी कहा जाएगा किसी वस्तु के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो वो वस्तु निश्चल अवस्था में होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, वो चल नहीं रहा होगा। ठीक, अगर एक वस्तु अगर कितने फोर्स, कुछ फोर्स दे रहा है, उससे ज्यादा फोर्स आप एक तरह से दे रहे हैं, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। अनबैलेंस्ड फोर्स देंगे तो आपकी और यानी आपका फोर्स के डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब एक दूसरे वाले तस्वीर में देखिए, आप भी खेले होंगे टग ऑफ वार वाला गेम। टग ऑफ वार, एक रस्सी पकड़ के दोनों तरफ दो टीम के लोग खड़े होते हैं। इस तस्वीर में इस लेफ्ट साइड में 3 लोग हैं, राइट साइड में 4 लोग हैं। तो ये दोनों लोग खींचते हैं अपनी तरफ, रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं। जिसकी तरफ रस्सी आ जाता है पूरी तरह, यानी मतलब ज्यादा खींचते हैं, वो लोग जीत जाता है। यह है गेम। तो टग ऑफ वार गेम में बैलेंस्ड फोर्स होता, मान लीजिए कि इस तस्वीर में लेफ्ट साइड में भी 3 लोग, राइट साइड में भी 3 लोग होता, तो दोनों तरफ फोर्स बराबर होता। ठीक,
तो इस तरह अगर ऐसा होता तो ये बैलेंस्ड फोर्स होता, लेकिन इस तस्वीर में ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में 3 लोग, राइट साइड में 4 लोग, तो जाहिर सी बात है कि राइट साइड में ज्यादा फोर्स होगा। राइट साइड वाले 4 लोग मिलके फोर्स लगा के इन तीनों को अपनी तरफ गिरा सकता है, तो इधर अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ। तो अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स बराबर नहीं होगा। और रिजल्टिंग फोर्स की बात कर रहे थे, वो क्या है? रिजल्टिंग फोर्स का मतलब, मान लीजिए इस तस्वीर में हर एक व्यक्ति 10 न्यूटन फोर्स दे रहा है, तो इधर लेफ्ट साइड में 3 लोग हैं, 3 गुना 10 30 न्यूटन फोर्स लेफ्ट साइड की ओर लग रहा है। राइट साइड में इधर 4 लोग हैं, तो हर एक व्यक्ति 10 न्यूटन फोर्स दे रहा है, तो राइट साइड में 40 न्यूटन लग रहा है। तो लेफ्ट साइड में 30 न्यूटन, राइट साइड में 40 न्यूटन, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो 30 न्यूटन लेफ्ट की ओर, 40 न्यूटन राइट की ओर, तो दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है। जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाएगा तो इसमें डायरेक्शन भी मेंशन होगा, तो इसलिए 30 न्यूटन को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो जाहिर सी बात है 40 न्यूटन राइट साइड की ओर है, तो उसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो 30 न्यूटन और 40 न्यूटन यानी +30 एंड -40 न्यूटन, दोनों जोड़ के टोटल फोर्स कितना हुआ? 30 न्यूटन प्लस -40 न्यूटन। 30 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन इज इक्वल टू -10 न्यूटन। दैट मीन्स इन दोनों को जोड़ने पर 0 नहीं आ रहा है। इस तरह के फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स माना जाएगा, यानी सिंपली ऐसा कहा जाएगा कि दोनों तरफ का फोर्स अगर बराबर नहीं हो तो अनबैलेंस्ड फोर्स। और इस कंडीशन में अगर दोनों तरफ बराबर लोग होते, 3 लोग इधर 3 लोग उधर, ऐसा होता तो कैसे होते? दोनों जोड़ने पर इधर भी 30 न्यूटन उधर भी 30 न्यूटन, तो इस तरफ +30 न्यूटन उस तरफ -30 न्यूटन, तो जोड़ेंगे तो 30 - 30 = 0 आएगा। वह मैं कह रहा था कि बैलेंस्ड फोर्स में टोटल फोर्स यानी रिजल्टिंग फोर्स 0 होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टिंग फोर्स 0 नहीं होगा। और बैलेंस्ड फोर्स में दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स बराबर होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स में दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स बराबर नहीं होगा। मुझे लगता है कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स आपको समझ में आया होगा, और आपको यह भी समझ में आया होगा किसी वस्तु अगर निश्चल अवस्था में है उस पर चारों ओर से लगने वाला फोर्स यानी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 होगा, जिसका वजह से वो निश्चल अवस्था में है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अगर किसी वस्तु चलता हुआ है या चलता हुआ दिख रहा है या फिर उसको आप फोर्स देकर के चला सकते हैं, तो उसके ऊपर लगे हुए फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स है। उस वस्तु के द्वारा जितना फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स आप दिए होंगे तब वो चला है। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स को मोशन से बहुत मतलब है। कौन से वस्तु मोशन में होता है? जिसका ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा हो वो मोशन में होता है, जिसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगा हो वो वस्तु रेस्ट पोजीशन में होगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का ये लॉ है, न्यूटन ने बनाया। ये 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। गलीलियो गलीली का जो उनके आइडियाज हैं उससे प्रचोदन लेकर के न्यूटन ने ये लॉ बनाया। A body at rest remain at rest and a body in motion will continue in motion unless an external force is applied on it. ये लॉ आप सबको याद होना चाहिए, ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है, सबको बाय हार्ट होना चाहिए। ये बॉडी एट रेस्ट रिमाइंस एट रेस्ट and a body in motion will continue in motion unless an external force is applied on it. समझाते हैं ये क्या है। एक वस्तु अगर रेस्ट पोजीशन में है वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर एक वस्तु चलता हुआ है, मतलब चलने वाला वस्तु है, वो कंटिन्यू चलेगा, चलता ही रहेगा जब तक इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब बाहरी बल। उसके ऊपर कोई बाहरी बल जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक वो होगा ऐसे ही, मतलब रुका हुआ वस्तु रुका ही रहेगा। अगर कोई वस्तु चल रहा होता है वो चलता ही रहेगा। अगर एक पत्थर कहीं जगह पर रखा है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पोजीशन में है, वो वैसा ही रहेगा जब तक इसके ऊपर एक फोर्स नहीं लगाएगा तब तक वो वहां से हटेगा नहीं।
अगर कोई वस्तु चल रहा है वो चलता ही रहेगा, जब तक उसके ऊपर एक फोर्स लगा तब तक वो चलेगा। अगर एक साइकिल का टायर आप चला दिया और फोर्स दे दिया, वो चलने लगा, वो न्यूटन के लॉ के आधार पर वो चलता ही रहेगा। लेकिन वो डे टू डे लाइफ में ऐसे देखने नहीं मिलता है, वो चल चल कर रुक जाता है। क्यों? तब भी न्यूटन का लॉ सही है, क्योंकि चलता हुआ वस्तु रुका इसलिए उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा या फिर किसी भी तरह का फोर्स लगा होगा, तभी वो रुका है। अगर उस तरह के कोई भी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और इधर दूसरी दिशा से उसके ऊपर कोई हवा भी नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन होता तो ये वस्तु चलता ही रहता। तो आप सिर्फ इसको याद करेंगे, ये बॉडी एट रेस्ट remain at rest and a body in motion will continue in motion unless an external force is applied on it। अब इस तस्वीर में देखिए, ये कैरम्स बोर्ड आप देखे होंगे, उस पे जो स्ट्राइकर है वो स्ट्राइक करते हैं, आप फिंगर से उस पर फोर्स देते हैं बहुत तेजी से, तो ये स्ट्राइकर जा करके उसके बीच में लगा हुआ सजा के रखे हैं कॉइन्स पर हिट करता है। तो स्ट्राइकर को बहुत तेजी से फोर्स देने लगेंगे, बहुत तेज से स्ट्राइक करता है, तो ये स्ट्राइकर तेज से जाकर के सबसे नीचे वाले कॉइन पर हिट करता है। सबसे नीचे वाले कॉइन पर हिट करने से ये लास्ट वाले कॉइन उस रो से निकल के बाहर आएगा। उस समय भी उसके ऊपर के सारे कॉइन्स वैसा का वैसा रह जाता है। यह भी न्यूटन का इस लॉ का एक्सप्लेनेशन में बताया जाएगा। स्ट्राइकर को आपने फोर्स दिया तो वो वस्तु रेस्ट पोजीशन में था, वो चलने लगा, वो चल के जाके उस कॉइन पर हिट कर दिया, तो ये फोर्स कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया उस कॉइन पर। उस वस्तु पर लास्ट कॉइन पर फोर्स मिला, लास्ट कॉइन को फोर्स मिला, इस वजह से लास्ट कॉइन निकल कर चला गया और उसके ऊपर के बाकी सारे कॉइन को उस वक्त भी रेस्ट पोजीशन में ही रहने की आदत है, इसलिए बाकी सारे कॉइन्स, ऊपर के सारे कॉइन्स, लास्ट वाले कॉइन छोड़ के बाकी सारे कॉइन्स उस समय भी रेस्ट पोजीशन में कंटिन्यू होगा। ये न्यूटन कह रहा है कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई वस्तु चलता है वो चलता रहेगा। इधर कॉइन्स रेस्ट पोजीशन में था, वो रेस्ट में ही रहेगा, और एक कॉइन चलने लगा, क्यों? उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स स्ट्राइकर के द्वारा मिला, उसकी एक्सटर्नल फोर्स उसको मिला, इसलिए वो चलने लगा। बाकी सारा वैसे का वैसा रहा। अब एक और एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं इसको। एक टम्बलर है, ग्लास है पानी पीने का, उसमें हम आधा पानी भी आप ले सकते हैं। उसके ऊपर एक कार्ड रखेंगे, प्लेइंग कार्ड रख दीजिए, उसके ऊपर एक कॉइन, और उसके बाद इस कार्ड को बहुत तेजी से उंगली से ऐसे स्ट्राइक कर दीजिएगा, हिट कर दीजिएगा बहुत तेज से। तो बहुत तेज से हिट करने से ये कार्ड निकल के बाहर चला जाएगा और वो कॉइन ऊपर जो रखा था वो सीधे ग्लास के अंदर गिर जाता है। इधर भी वही हुआ कि बहुत तेज फोर्स मिलने से ये एक कार्ड रेस्ट पोजीशन में था, उसको एक्सटर्नल फोर्स मिला, तो इसलिए वो चलने लगा। कार्ड के ऊपर रखा हुआ कॉइन को तो कोई फोर्स मिला नहीं, जब तक फोर्स नहीं मिलेगा तब तक वो रेस्ट पोजीशन में होगा ना, न्यूटन के लॉ के आधार पर। और कार्ड को फोर्स मिला इसलिए वो कार्ड चलने लगा, कॉइन को कोई फोर्स मिला नहीं इसलिए वो रेस्ट पोजीशन में रहा, उसके नीचे से वो कार्ड हट गया इसलिए वो ग्लास के अंदर गिर गया। तो ये दोनों न्यूटन का लॉ को सही साबित करता है। ये न्यूटन का लॉ फंडामेंटल लॉ है, ये हर तरफ सही होता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बॉडी एट रेस्ट रिमाइन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब देखा जाएगा इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया, मास शब्द तो आप सुने होंगे पहले, इनर्शिया आपके लिए नया होगा। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और स्टे इन मोशन। एक वस्तु को निश्चल अवस्था में रहने का या फिर चलते रहने की आदत है, उस आदत को इनर्शिया कहा जाएगा। अब न्यूटन का लॉ से ये इनर्शिया आया है। न्यूटन का लॉ में कहा किसी वस्तु अगर रुका है तो रुका ही रहेगा, चलता है वो चलता ही रहेगा जब तक इसके ऊपर एक बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक।
तो एक वस्तु को एक्सटर्नल फोर्स मिलने बिना या फिर नॉर्मल अवस्था में उसको रुका है तो रुके ही रहने का, या फिर चलता हुआ तो चलते ही रहने की आदत जो होता है, उस आदत को, उस टेंडेंसी को, टेंडेंसी मीन्स आदत, नेचुरल टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को इनर्शिया कहता है। ठीक है, तो कोई वस्तु अगर रुका है तो रुके ही रहने की आदत। अगर एक बड़ा सा पत्थर है एक जगह पर रखा है, वो चलता नहीं है, चलेगा नहीं, उसको उसी जगह पर रहने की आदत जो है, इस आदत को कहते हैं इनर्शिया। अगर कोई वस्तु चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ अगर मूव कर रहा है, अर्थ तो अपने मूवमेंट कभी रुकता नहीं है, या फिर अर्थ को घूमते हुए मून होता है, उसका भी मूवमेंट ऐसे ही कंटिन्यू होता है। ये सारे मोशन कंटिन्यूसली ये उसके मोशन होता है। इसकी जो आदत है ये मूवमेंट होने का, उसको कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया वेरीज विद मास, इनर्शिया मास के आधार पर बदलेगा। जैसे बड़ा सा एक पत्थर और छोटा सा एक क्रिकेट बॉल, तो ये बड़ा पत्थर और छोटा सा क्रिकेट बॉल, इसको कौन से, दोनों अभी रुके हुए अवस्था में है, स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसको आप धक्का देते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट को आप जल्दी से हटा सकते हैं उसकी निर्धारित जगह से, जाहिर सी बात है कि ये छोटा वाला बॉल को हटा सकता है, क्योंकि बड़ा पत्थर के पास ज्यादा मास है, वो अपनी जगह से हटना नहीं चाहेंगे। दैट मीन्स इसके जो चाह है, अपनी अवस्था में अपनी जगह पर रहने की जो आदत है, कंटिन्यू करने की आदत है, उसको इनर्शिया कहता है। तो किसको इनर्शिया ज्यादा है? बड़ा वाला पत्थर को इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए वो अपना पोजीशन, रेस्ट पोजीशन से हटना नहीं चाहता है। लेकिन छोटा वाला बॉल को मास कम है, इसलिए इनर्शिया भी कम है। इनर्शिया कम का मतलब हुआ उसको अपना रेस्ट पोजीशन से जल्दी हटा सकता है। द मास इज दैट क्वांटिटी दैट इज solely dependent upon the inertia of an object. The more inertia that an object has, the more mass that it has. किसी ऑब्जेक्ट को अगर ज्यादा इनर्शिया है तो उसको मास ज्यादा होगा। A more massive object has a greater tendency to resist changes in the state of motion. तो किसी वस्तु को अगर मास ज्यादा है, वो अपने रेस्ट पोजीशन से या फिर मूविंग पोजीशन से हटने के लिए, मतलब चलता हुआ वस्तु को रुकने के लिए, रुका हुआ वस्तु को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे, उसको अपनी पोजीशन में रखने की आदत ज्यादा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इनर्शिया किसको ज्यादा है? जिसको मास ज्यादा है। वी कैन लिफ्ट एन एम्प्टी बॉक्स इजिली बट डिफिकल्ट टू लिफ्ट ए बॉक्स विद फुल ऑफ बॉक्स। एक बॉक्स है, अगर खाली है, उसको आप जल्दी से चला सकते हैं, हटा सकता है, उठा सकता है। लेकिन उसी बॉक्स के अंदर बुक्स से भरा हुआ हो तो आप उसको उठाने में थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। बिकॉज एम्प्टी बॉक्स हैज लेस इनर्शिया देन बॉक्स विद फुल ऑफ बुक्स। क्योंकि खाली बॉक्स को मास कम है, इसलिए इनर्शिया भी कम है। बुक्स से भरा होता है, और मास बढ़ने से इनर्शिया भी बढ़ जाता है। तो इनर्शिया एंड मास आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और स्टे इन मोशन। इनर्शिया किसके अनुसार वेरी करता है? मास के अनुसार। किसको इनर्शिया ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होता है। इनर्शिया किसको कम होगा? जिसको मास कम है। एक गाड़ी में आप चलते हैं, अचानक से गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, चलने लगता है, तो आप पीछे की ओर गिरने लगते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये भी इनर्शिया ही बताया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप लिखेंगे ड्यू टू इनर्शिया। और अगर ज्यादा नीचे गिरने लगते हैं और ज्यादा गिरने का चांसेस, संभावना किसको ज्यादा होगा? जिसके मास ज्यादा है, क्योंकि उसके इनर्शिया भी ज्यादा है। और जो कम मास के आदमी अगर गाड़ी में खड़े होते हैं, उनको गिरने के चांसेस उनके तुलना में, जिसके मास ज्यादा है, उनकी तुलना में कम होता है। इनर्शिया मास आपको समझ में आया होगा। अब इस तस्वीर में देखिए, इसमें एप्पल्स गिरने लगता है। जब ये शेकिंग करता है, ये प्लांट को, ये ट्री को अगर आप हिलाते हैं तो ये पूरे गिरने लगते हैं फ्रूट्स। ये सिर्फ एप्पल में नहीं, हर फ्रूट्स ऐसे होता है, फ्लावर्स ऐसे होता है, लीव्स ऐसे होता है, पत्ते ऐसे होते हैं, और पेड़ को हिलाने लगता है, ये सब गिरने लगता है। ऐसे क्यों गिरता है? अभी एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल्स उस पेड़ का जो ब्रांचेस में जब था, वो रेस्ट पोजीशन में था।
अचानक से आप पेड़ को हिलाने लगेंगे तो पेड़ का जो हर ब्रांचेस को आपके फोर्स से, आपके दिया हुआ फोर्स से वो मोशन में हो जाएगा। लेकिन उस समय भी एप्पल्स को या फिर फ्रूट्स को रस्टी में ही रहने की आदत है, वो रस्टी में रहेगा, ब्रांचेस मोशन में हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ब्रांच से ये टूट जाएगा क्योंकि इसके मास ज्यादा है ना। तब ये फ्रूट्स नीचे गिर जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। ये नीचे गिरने का प्रोसेस ग्रेविटी से होता है और ये ब्रांच से उसके जो डाली है उसे टूटने का वजह, आप हिलाने पर टूटने का वजह इनर्शिया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रीजन दैट द फ्रूट्स आर फॉलिंग डाउन व्हेन शेकिंग ए ट्री। ये ट्री हिलाने लगते हैं तो फ्रूट्स क्यों गिरते हैं? नहीं तो ऐसे पूछेंगे, लीव्स आर गेटिंग फॉलन डाउन व्हेन शेकिंग द ट्री, व्हाई? ट्री को हिलाने लगते हैं तो लीव्स गिरने लगते हैं, क्यों? तो आप सिंपली लिख सकते हैं ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से एक्सप्लेन करना है तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लीव्स या फिर फ्रूट्स उस रेस्ट पोजीशन में था तो ट्री को शेकिंग करेंगे या फिर हिलाएंगे, उसको फोर्स मिलेगा, वो मोशन में हो जाएगा, अपना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी पोजीशन से हटेगा। उस समय भी ये फ्रूट्स अपने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होगा, जिसकी वजह से वो वहां से टूट के नीचे गिर जाता है। कुछ क्वेश्चंस देखा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज। किसको ज्यादा इनर्शिया होगा? आप पढ़ लिया है कि जिसको मास ज्यादा है उसको इनर्शिया ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है रबर बॉल और स्टोन में स्टोन को ही ज्यादा इनर्शिया होगा ना। बी, ए बाईसाइकिल एंड ए ट्रेन। बाईसाइकिल और ट्रेन में किसको इनर्शिया ज्यादा है? ट्रेन को। ए 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन ज्यादा मास का होता है तो उसको इनर्शिया ज्यादा होगा। तो सिंपली ये याद रखिएगा, इनर्शिया उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। नीचे दिया हुआ जो कंडीशन में आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, बॉल की वेलोसिटी कितनी बार बदल रहा है। फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. एक फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक करता है अपने टीम का एक दूसरे प्लेयर की ओर। वो दूसरी प्लेयर फुटबॉल को, बॉल को किक करता है गोलकीपर की ओर। गोलकीपर उसको कैच करते हैं, पकड़ लेते हैं और अपना टीम का एक आदमी के पास हैंड ओवर कर देते हैं। इस कंडीशन में 4 जगहों पर वेलोसिटी का बदलाव हो रहा है। फर्स्टली जो पहला प्लेयर है वो बॉल को किक कर दिया तो वो वेलोसिटी को चेंज कर दिया, फर्स्ट पोजीशन में वेलोसिटी को चेंज करके अपना दूसरा प्लेयर के पास गया। तो ये क्या हुआ, रेस्ट पोजीशन से ये मूविंग पोजीशन में कर दिया फोर्स दे करके। फर्स्ट प्लेयर ने फोर्स दे करके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चलाया तो दूसरे प्लेयर के पास ये चलता हुआ बॉल आया, उन्होंने क्या किया, किक कर दिया। किक करने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गया ये और डायरेक्शन भी बदल गया। डायरेक्शन किस तरफ हो गया, ये दूसरा प्लेयर उसको किक करके गोलकीपर की ओर, गोल की तरफ, गोल लगाने का कोशिश कर रहे थे, गोल की तरह लगा दिया। तो दूसरे आदमी फर्स्ट प्लेयर रेस्ट पोजीशन से चलाया फोर्स देकर के, दूसरा प्लेयर उसके वेलोसिटी को चेंज कर दिया और डायरेक्शन को बदल दिया और तीसरा प्लेयर यानी गोलकीपर उसको गोल होने नहीं दिया, कैच कर दिया यानी चलता हुआ बॉल को रोक दिया। राइट, उसके बाद क्या किया, फिर से डायरेक्शन बदल दिया, लास्ट प्लेयर की ओर दे दिया। राइट, तो लास्ट प्लेयर के पास आ गया तो फिर वो प्ले कंटिन्यू होता रहेगा। तो रुका हुआ बॉल को चलाया, चलता हुआ बॉल को डायरेक्शन बदल दिया और चलता हुआ बॉल का वेलोसिटी बदल दिया और चलता हुआ बॉल को रोक भी दिया। तो ये सारे वेलोसिटी चेंजेस इस कंडीशन में हुआ। राइट, तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द leaves may get detached from a tree if we vigorously shaking its branch. एक पेड़ को आप हिलाने लगते हैं तो उसके लीव्स यानी पत्ते गिरने लगते हैं, क्यों? सिंपली आप कह सकते हैं ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से होता है। एक्सप्लेन करना है तो ऐसे कहेंगे कि लीव्स आर एट रेस्ट पोजीशन व्हेन वी शेक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, द ब्रांचेस विल
गेट फोर्स एंड इन कंटिन्यू इन मोशन, मतलब वो मोशन में हो जाएगा, लीव्स तभी भी रेस्ट पोजीशन में होता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू फॉल in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backwards when it accelerates from rest? अगर गाड़ी रुकी हुई होती है, आप उसके अंदर खड़े होते हैं, अचानक से गाड़ी चालू करने लगता है तो आप पीछे की ओर गिरने लगेगा, राइट। ब्रेक्स टू मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट्स एक्सेलरेट। इधर ये भी कह रहा है कि चलता हुआ गाड़ी में ब्रेक लगाने से आप आगे की ओर गिरने लगता है, राइट। दो चीज है, अगर चला रहे हैं गाड़ी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप चल रहे होते हैं, इधर रुकने वाली बात बोल रहे हैं। चलता हुआ गाड़ी है, मतलब गाड़ी चल रही होती है, उसको स्टॉप लगाने से, ब्रेक लगाने से आप बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरने लगता है, पीछे की ओर, राइट। नहीं, फॉल बैकवर्ड व्हेन इट्स एक्सेलरेट, दोनों कर रहा है। और चलता हुआ गाड़ी है, रुकने से आप आगे की ओर गिरेगा और अचानक से चलाने से पीछे की ओर गिरता है, दोनों इनर्शिया से होता है। क्योंकि चलती हुई गाड़ी में आप खड़े होते हैं तो आपके नीचे वाले पोजीशन यानी पैर की और गाड़ी की बॉडी से टच है, तो गाड़ी अगर रुक जाती है तो आपके पैर भी रुक जाएगी। चलती हुई गाड़ी अगर ब्रेक लगाकर रुक जाती है तो गाड़ी की वेलोसिटी 0 हो जाएगा, साथ साथ आपका पैर की पोजीशन भी 0 पोजीशन में हो जाएगा, क्योंकि आप पैर आपका टच है गाड़ी का उस बॉडी से, तो आपके पैर की पोजीशन 0 हो जाएगा। उस समय भी ऊपर की पोजीशन यानी पैर के ऊपर की आपके बॉडी का पार्ट है, वो उस समय भी गाड़ी का पुराने वेलोसिटी में ही रहने की आदत है न्यूटन के लॉ के आधार पर। इसलिए बॉडी के ऊपर के सारे पार्ट आगे की ओर चलने लगता है और लास्ट वाले पोजीशन यानी पैर की पोजीशन स्टेशनरी हो जाएगा या रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, जिसके कारण आप आगे की ओर गिरता है। और उस तरह ऐसे ही गाड़ी में रुके हुए होते हैं, अचानक ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है, तब हम लोग पीछे की ओर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी, गाड़ी अगर रुकी हुई है तो गाड़ी की वेलोसिटी 0 और पूरे उसके अंदर के हर वस्तु 0 वेलोसिटी में होगा, आप ही 0 वेलोसिटी में होगा। अचानक से गाड़ी चलाने लगेंगे तो गाड़ी से टच किए हुए आपकी बॉडी यानी आपका पैर के पोजीशन को मिलेगा गाड़ी की वेलोसिटी। गाड़ी अचानक से चलने लगा तो गाड़ी की वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, लेकिन पैर की पोजीशन को वेलोसिटी मिलेगी ऊपर के पोजीशन, तब भी रेस्ट पोजीशन में ही रहने की आदत होगी थोड़ी देर के लिए, जिसके कारण ऊपर की बॉडी यानी पैर के ऊपर की पोजीशन आपकी बॉडी पीछे की ओर गिरने लगेगा। ये सब न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन में बताया जाएगा, या फिर इसका वजह पूछेंगे तो सिर्फ ड्यू टू इनर्शिया कहा जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट फोर्स के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स क्या कर सकते हैं, और बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ और उससे रिलेटेड इनर्शिया और मास का रिलेशन, इनर्शिया का एप्लीकेशंस सब हुआ। और ये सारे क्वेश्चन को आप और भी क्वेश्चंस कलेक्ट करके आप अपने कॉपी में लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और जहां आपको समझ में नहीं आया उसको रिपीट देख करके समझेंगे। और आपको जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगले वीडियो में बाकी और इसके बाकी पोर्शंस, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और इस चैप्टर के डिटेल्स आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।